जयपुर में रहने वाली ओमवती की दो बहुएं थीं, कनिका और अर्चना। ओमवती की बड़ी बहू कनिका बड़ी ही शातिर और तेज दिमाग की थी। एक शाम कनिका अपनी सहेली के साथ बिग बाजार जाती है। काफी देर शॉपिंग करने के बाद कनिका की सहेली पायल कहती है, ओ तेरी 8 बज गए। हे भगवान, मेरी सास तो मुझे खा ही जाएगी। कनिका जल्दी कर यार, 8 बज गए, मुझे लेट हो रहा है। घर जाकर अपनी सास के लिए खाना भी बनाना है मैंने। हाँ हाँ चल रही हूँ, पर तू इतना डर क्यों रही है? पहले मुझे इस पर्स की पेमेंट तो करने दे। इतना कहकर पायल और कनिका वहां से चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए हल्की बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं। तभी कनिका पायल से कहती है, अरे क्या हुआ पायल, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कनिका, तेरी आंखें हैं या बटन? तुझे ये बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असली ठंड की शुरुआत है। ठंड शुरू होते ही मेरी सास खुद तो सारी सर्दी रजाई में पड़े पड़े गुजार देगी और ऊपर से तरह तरह की फरमाइशें करती रहेगी। ठंड में सारा दिन काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। ये तो सच है, सर्दियों में काम करने में हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन मुझ पर इन सर्दियों का कोई असर नहीं होता। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रामबाण इलाज है जो हर साल मेरी सर्दी भगा देता है। रियली? तो फिर मुझे भी कुछ टिप्स देना कनिका। फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे तब तुझे सारे टिप्स दूंगी। फिलहाल तो तेरा घर आ गया, चल बाय। बाय बाय। फिर कनिका और पायल दोनों अपने अपने घर चली जाती है। अब इसे कैसे बताती कि किस तरह मैं अपनी भोली भाली सास और देवरानी का सर्दियों में खूब फायदा उठाती हूँ। ठंड तो सचमुच में बढ़ गई है। अब मुझे घर पहुंचकर ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। फिर जैसे ही कनिका घर पहुंचती है, वो सर्दी लगने का ड्रामा शुरू कर देती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? कितना छींक रही है? माँ जी, आपको तो पता ही है ना कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर फूल की तरह मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जा बहू, जल्दी से रजाई ओढ़कर बिस्तर में लेट जा, कहीं तुझे ठंड ना जकड़ ले। मैं छोटी बहू को कहकर तेरे लिए चाय भिजवा देती हूँ। वहीं किचन में काम कर रही अर्चना उन दोनों की सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, उफ, हर साल का यही ड्रामा है जेठानी जी का तो। ऊपर से हमारी सासू माँ झट से उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। अर्चना की शादी पिछले साल सर्दियों में हुई थी। उस वक्त नई बहू का कनिका ने खूब फायदा उठाया और खुद काम चोरी करके सारी सर्दियों में बेचारी अर्चना से खूब काम करवाया। लेकिन अर्चना उन्हीं 3 महीनों में कनिका की काम चोरी जान गई। उफ, एक तो ये ठंडा पानी और ऊपर से इतने सारे बर्तनों का ढेर। मुझे तो लगता है कहीं इनको धोते धोते मैं ही ना निपट जाऊं। तभी ओमवती किचन में आकर अर्चना से कहती है, छोटी बहू, तुम्हारे बर्तन हो जाए तो फिर जल्दी से चाय चढ़ा देना अदरक डालकर। गरम गरम चाय बड़ी बहू को दे देना। और हाँ, अगर चाय बनाई रही हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। बेचारी अर्चना बर्तन धोने के बाद उनके लिए चाय बनाती है। अपनी सास को चाय देने के बाद वो अपनी जेठानी के कमरे में चाय लेकर जाती है तो कनिका बिस्तर पर पड़े हुए सेल्फी ले रही थी। ये लीजिए जेठानी जी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच अर्चना। क्या बताऊं तुम्हें, मेरा सर कितना दुख रहा है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द होने पर इंसान का मन सेल्फी खींचने का कहाँ करता है? तुम कहना क्या चाहती हो अर्चना? मैं क्या ठंड में काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ही अपनी कामचोरी की बात कर रही हैं। अर्चना उसको कामचोरी के ताने मारते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन कनिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। सूरज की पहली किरण के साथ अर्चना जागकर घर का सारा कामकाज करती और रात होने तक लगी रहती। वहीं कनिका बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती रहती। संडे वाले दिन कनिका आराम से सोफे पर बैठे हुए अपनी सास के साथ चुस्कियां ले रही थी। तभी वो अर्चना से कहती है, अर्चना, जरा मेरा रूम तो साफ कर दो, सारा कमरा बिखरा पड़ा है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि ठंड में आपको आलस जकड़ लेता है, लेकिन अपनी जगह तो जानवर भी साफ करके बैठता है, लेकिन आप तो अपना रूम तक साफ नहीं कर सकती। अर्चना, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बॉडी ठंड झेलती है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ मेरा सर घूमने लगता है। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है। माँ जी, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? ऐसा कहते हुए कनिका भोली भाली ओमवती के आगे अपने बीमार होने का राग छेड़ने लगती है और रोने लगती है। अरे मेरी बड़ी बहू, तू ठीक तो है ना? और तू छोटी बहू, तू इतना छोटा दिल मत रख। किसी को भी कोई बीमारी बताकर थोड़ी ही आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। और इस तरह एक बार फिर कामचोर बहू बच निकलती है।
लेकिन कनिका के रोज रोज के बहानों से तंग आकर अर्चना उसकी सच्चाई सामने लाने का विचार मन में ठान लेती है। उसी शाम अर्चना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या सचमुच बिग बाजार में इतनी बड़ी सेल लगी है? सभी ड्रेसेस पर 50% ऑफ और मेकअप में भी भारी डिस्काउंट है। अरे वाह, फिर तो मैं आज ही जाऊंगी शॉपिंग के लिए। तू तैयार हो जा, मैं आती हूँ। ये सुनते ही कनिका फटाफट कमरे से बाहर आती है और अर्चना से पूछती है, क्या बिग बाजार में 50% का डिस्काउंट चल रहा है? ये मजे आ गए। फिर वो जल्दी से अपने पर्स में पैसे डालकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे पुलिस वाले रोकते हुए कहते हैं, अरे रुक जाओ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? सर मुझे जाने दीजिए ना। आपको पता है बिग बाजार में ड्रेसेस और मेकअप पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अरे कहाँ का डिस्काउंट मैडम? 3 दिन से कड़ाके की ठंड के कारण जयपुर के सभी मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें बंद पड़ी हैं। जाओ 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 जाओ, आप अपने घर जाओ, वापस चलो। ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे सारा माजरा समझ आ जाता है। वो जल्दी से घर वापस लौट आती है। उधर घर में ओमवती गुस्से में लाल पीली हुए बैठी होती है। कनिका के घर पहुंचते ही अर्चना उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे दीदी, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। क्या हुआ, साड़ी नहीं मिली क्या? अरे मैं साड़ी लेने थोड़ी ना गई थी, मैं तो ऐसे ही जरा टहलने गई थी। वो क्या है ना, कुछ देर पहले ही डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने ही थोड़ा चलने फिरने को कहा था। लेकिन कनिका के ये सारे बहाने अब कहाँ काम आने वाले थे। तभी ओमवती कहती है, बड़ी बहू एक बात तो बताओ, हफ्तों से बिस्तर पर पड़ा मरीज जिससे अपने लिए चाय तक बनाने की हिम्मत ना हो, वो शॉपिंग के नाम पर एक ही झटके में कैसे उठकर भाग सकता है? अब बस बंद करो अपने ये बहाने बनाना। अपनी सास और देवरानी की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया है तुमने। अब से हर सर्दियों में पानी का सारा काम तुम करोगी और सूखा काम अर्चना करेगी। यही तुम्हारी काम चोरी की सजा है। ये हुई ना बात, जैसी करनी वैसी। अपनी सास से ये सब बातें सुनकर कनिका का चेहरा मुरझा जाता है, तो वहीं अर्चना खुशी से झूम उठती है। और इसके बाद तो हर सर्दियों में पानी वाला सारा काम कनिका करती, जबकि अर्चना सूखा काम ही करती। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी। अभी शाम के लगभग 6 बजे थे। विपुल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकला। क्या हुआ विपुल, रुक क्यों गए? अरे यार, जूतों में मिट्टी लग गई है। आज जरा वो सामने पॉलिश वाला बैठा है, उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। ए पॉलिश वाले, मेरे जूतों पर मिट्टी लग गई है, जरा अच्छे से चमका देना। लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। एक सेकंड, ये बेटा किसे बोला है? तुम जूते चप्पल ठीक करने वाले भी रिश्तेदार बनकर ज्यादा पैसे ऐंठने की सोचते हो। जल्दी से पॉलिश कर दो। वैसे यार रोहित, सामने गर्मा गर्म भुट्टे का ठेला देखकर मुंह में पानी आ रहा है यार। ये कड़ाके की सर्दियों का अलग ही मजा है ना। बढ़िया बढ़िया स्वेटर और जैकेट पहनो। सर्दियों में खाने पीने की गर्म गर्म चीजों का आनंद ही कुछ और है। जा जरा ठेले वाले से 2 गर्म गर्म भुट्टे लेकर आ जा। ये जूते पॉलिश हो गए हैं। तुम लोग जितना मर्जी कमा लो, रहोगे भिखारी ही। ठंड लगती रहेगी पर अपने लिए एक स्वेटर नहीं खरीदोगे। यही फटी चादर लपेटे फुटपाथ पर ही पड़े रहते हो। लाओ जूते दो, ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? पर इन जूते पॉलिश के तो 20 रुपए हुए। आपने डबल पॉलिश लगाने को बोला था। दिमाग खराब है क्या है? 20 रुपए? 2 रुपल्ली की तेरी पॉलिश की डिब्बी नहीं है और 20 रुपए मांग रहा है? ये 5 रुपए रखने हैं या ये भी वापस जेब में डाल लूं? बेचारा बूढ़ा मोची क्या कहता, चुपचाप 5 रुपए रख लेता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का गुजारा करना था और उसके लिए उस 5 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। विपुल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो एक अमीर लड़का था, उसके दिल में किसी गरीब के लिए दया नहीं थी। उस बूढ़े मोची का नाम रामेश्वर था। वो अपने घर पहुँचता है। क्या बात है मालती, किशन अभी तक घर नहीं आया? बस आते से अपने पोते का जब तक मुंह न देख लो तुम्हें चैन नहीं आता। क्या करूं मालती, बेटे बहू के गुजर जाने के बाद किशन हम दादा दादी की जिम्मेदारी है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दद्दा, फिर आपने अपना मन खराब कर लिया। जाओ, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। किशन, अरे तू नाराज क्यों होता है? अच्छा ले, मैं मन नहीं खराब कर रहा। आजा, दोनों साथ में रोटी खाते हैं। दद्दा, अब तो मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। अब तो मैं भी कुछ वक्त में नौकरी करना शुरू कर दूंगा, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। बस तू पढ़ लिख जाए और तू जीवन में कुछ बन जाए, हमारी तो यही इच्छा है बेटे। दद्दा, मैंने वो ओबीसी का फॉर्म जमा किया था ना, उसके आधार पर मुझे एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है।
ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अगले दिन किशन कॉलेज पहुंचता है। उसका ओबीसी के तहत अच्छे कॉलेज में नाम आ जाता है। विपुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। यार विपुल, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? तेरा ओवरकोट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया कैसे नहीं होगा, डैडी विदेश से लाए, यहाँ के हिसाब से पूरे 50,000 का ओवरकोट है। ओए, अंधा है क्या? है दिखाई नहीं देता? सारी कॉफी मेरे कोट पर गिरा दी, तू नहीं बचेगा। जी मेरी गलती नहीं है, वो कुछ बच्चे अचानक से बास्केटबॉल लेकर भाग रहे थे, वो टकराए तो आप पर गिर गई। देहाती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा? अरे विपुल, ये कुछ गरीब बच्चों को जो हमारे स्कूल में हर साल दाखिला मिल जाता ना, ये उन्हीं में से एक है। अच्छा, गरीब वर्ग के लोग जिन पर कॉलेज दया करके एडमिशन दे देता है। शायद इसने कभी ओवरकोट तो क्या, एक ढंग का स्वेटर भी नहीं पहना होगा। स्वेटर में एयर कंडीशनर भी लगा रखा है। इसके स्वेटर में ये छेद देख, ये इसीलिए बने। स्वेटर में छेद वाला डिजाइन तो पहली बार देखा है। चल यार रोहित, कैंटीन से टमाटर सूप पीने चलते हैं। गरम गरम टमाटर सूप का अलग ही मजा है ठंड के दिनों में। चल। किशन क्लास में आ जाता है। वो विपुल की बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन किशन कॉलेज से घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा विपुल किसी लड़के की पिटाई कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना अमरूद का ठेला मेरी गाड़ी के आगे से निकालने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे डैडी एक जाने माने बिजनेसमैन है। अगर मैं चाहूँ तो तेरी रोजी रोटी अभी बंद करवा सकता हूँ, फिर भूखा मरना। भैया, वो सड़क पर जाम है, इसलिए ऑटो वाला तेजी से निकल रहा था आगे। मैं तो बस उसे जगह दे रहा था। मैंने जानबूझकर आपकी गाड़ी के आगे ठेला नहीं किया। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है? गरीब कहीं का। बात तो तुझसे हो नहीं रही, ठंड में ठिठुर रहा है और मेरे सामने खड़ा होगा। पहले मेरे सामने खड़े होने की औकात तो बना ले। विपुल, इसे छोड़ दो, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेचारा मजदूर है, इसे चोट लग जाएगी। ले, आ गया एक और गरीब, दूसरे गरीब की हिमायत के लिए। चल रोहित, किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, वहाँ गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे। सारा मूड खराब कर दिया। तो मेरा अमरूद का ठेला गिरा गया। किसी से उधार पर अमरूद खरीद के लाया था, कैसे भरपाई करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो सारे अमरूद खराब हो गए। आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, मैं क्या करूंगा। बेचारे गरीब ठेले वाले के सारे अमरूदों का नुकसान करके विपुल अपनी राह चला गया। क्या मिला किसी गरीब का नुकसान करके? मैं इस बेचारे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। काश मैं इसकी मदद कर सकता। शुक्रिया भैया, आज आप नहीं होते तो वो मुझे जान से ही मार देता। तुम ठंड से कांप रहे हो, ये स्वेटर पहन लो। किशन अपना स्वेटर ठेले वाले को पहना देता है। किशन गरीबी का दुख जानता था, इसीलिए उसे इस बात का एहसास था। वो उस ठेले वाले की मदद करना तो चाहता था, पर उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे। विपुल को जरा सा भी दुख नहीं था कि भरी सर्दी के दिनों में एक गरीब बेचारा पुरानी फटी कमीज पहनकर अपने घर से कमाने के लिए निकला है। परिवार को पालने के लिए उसके पास अमरूद के ठेले का ही सहारा था, जिससे वो कमाई करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। पर उसने उसका सारा नुकसान कर दिया था। किशन घर पहुंचता है, तभी रामेश्वर भी आ जाता है। किशन, तुम्हारा स्वेटर कहाँ गया? सुबह तो तुम पहन कर गए थे। दद्दा, वो किसी ठेले वाले को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से कांप रहा था तो मैंने उसे दे दिया। किशन बेटा, तेरे पास तो एक ही स्वेटर था बेटे। कोई बात नहीं, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। आज जब काम पर गया था तो वहाँ पर कोई बड़े सेठ स्वेटर और कंबल बांट रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये एक स्वेटर और कंबल दिया। भला हो उन सेठ का। अब ये स्वेटर तुम्हारे काम आ जाएगा किशन। पर दद्दा, तुम्हारे पास भी तो कोई स्वेटर नहीं है ना, ये स्वेटर तुम पहन लो। अरे मेरे पास तो वो काली जैकेट है जो पिछले साल मिली थी, मैं तो वही पहन लूंगा। वो बड़ी गर्म है, तू ये पहन ले बेटा। रामेश्वर को स्वेटर और कंबल मिलना इत्तेफाक नहीं था। बहुत लोग होते हैं जो मदद के लिए सदैव आगे रहते हैं, और ये अच्छी कोशिश है कि किसी को ठंड में कंबल और स्वेटर बांटना बहुत ही पुण्य की बात है। किशन ने गरीब ठेले वाले को स्वेटर दिया और बदले में भगवान ने सेठ के रूप में पहुंचकर रामेश्वर को एक नया स्वेटर दे दिया। अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुंचता है, डॉक्टर ने बताया है विपुल को ठंड लग गई है, और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, और अगले 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या जरूरत थी इसे रात भर पार्टी में रहने की। ठंडी हवाओं से बीमार पड़ गया ना, और ये तो यहाँ दिल्ली में अकेला ही रहता है। इसके मम्मी पापा तो राजस्थान रहते हैं। अरे, विपुल को ठंड लग गई है और वो अकेला रहता है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए।
रोहित, क्या तुम मुझे विपुल के घर ले जा सकते हो? किशन रोहित के साथ विपुल के घर जाता है। विपुल की हालत बहुत खराब थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसे बुरी वाली ठंड लगी हुई थी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द और आंखें लाल हो रही थी। रोहित, किशन, तुम दोनों किशन ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। विपुल, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना लाता हूँ और हर 1 घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ सके। ये अदरक और तुलसी वाली चाय पीकर तो शरीर को बहुत आराम मिला है किशन। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो और मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है तुम्हारा, फिर भी तुम मेरे लिए आए हो। बस ज्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी तैयार करता हूँ। किशन का इतना प्रेम भरा बर्ताव देखकर विपुल सच में बहुत शर्मिंदा था। जिस किशन का वो अपमान कर रहा था, आज वही किशन उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था। अगले दिन तक विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है। उसके मम्मी डैडी भी उससे मिलने आते हैं। मम्मी, ये किशन है। आज इसी की वजह से मेरी तबीयत में बहुत सुधार आया है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ठंड लगने पर क्या करना चाहिए। मैं तो वही स्वेटर और जैकेट पहनकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और गरम गरम खाना खिलाकर मेरी तबीयत में सुधार ला दिया। ये बहुत अच्छा है मम्मी। किशन से मिलकर विपुल के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन किशन विपुल को अपने दादा दादी से मिलवाने घर लेकर जाता है। किशन के दादाजी को देखकर विपुल को सिनेमा हॉल के बाहर की सर्दी की वो शाम याद आ जाती है और विपुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो शायद आज पश्चाताप से भरे हुए थे।